हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, तो आज ना हम करने वाले हैं बिहार के मेडाइवल हिस्ट्री को। ठीक है, इंडिया का मेडाइवल हिस्ट्री हम देख चुके हैं, तो हमारा जो सीरीज चल रहा है अभी वो बिहार स्पेशल को लेकर चल रहा है। तो हमने एंशिएंट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री वाले पार्ट को। तो देखिएगा, सर्वप्रथम 1198 ये इतना क्यों महत्वपूर्ण है बिहार के इतिहास में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि आप देखोगे कि 1198 में क्या हुआ था एडी में। अब हम ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहे, अब हम ईस्वी पे आ चुके हैं। तो 1198 ईस्वी में हुआ था कि जो बख्तियार खिलजी है, किसका दास था ये? तो ये मोहम्मद गौरी का दास था। किसका दास था? तो मोहम्मद गौरी का दास था बख्तियार खिलजी, जिसने 1198 ईस्वी में बिहार पर अटैक किया। ठीक है, और इसका बिहार शरीफ विजय कब होता है? तो 1198 ईस्वी में। इसके आक्रमण के समय अगर आप देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अटैक किया था तो उस टाइम पे ना बिहार में बहुत छोटे छोटे शासकों के द्वारा शासन किया जा रहा था। तो उस टाइम पे बख्तियार खिलजी के अटैक के टाइम पे उत्तरी बिहार में किस वंश का शासन था? तो कर्नाट वंश का शासन था, और इसके शासक थे नरसिंह देव। कौन थे शासक? मतलब कि एक इसको कंक्लूड करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अटैक किया था उस समय उत्तर बिहार पे कर्नाट वंश का शासन था। और उस समय शासक कौन थे कर्नाट वंश के? तो नरसिंह देव थे। क्योंकि आप जानते हो ना, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? तो नान्य देव है। बट उस टाइम पे नरसिंह देव जो थे कंटेम्प्रेरी कौन थे? शासक थे बख्तियार खिलजी के। अगर बख्तियार खिलजी के अब महत्वपूर्ण विजय को देखिएगा तो इसके द्वारा 1198 में सर्वप्रथम इसने ओदंतपुरी पे, जो कि बिहार में है, जिसका निर्माण गोपाल ने करवाया था, जो कि पाल वंश के संस्थापक है, उसको ध्वस्त किया गया। ध्वंस किसको कर दिया गया? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ओदंतपुरी बिहार को 1198 में बख्तियार खिलजी के द्वारा। फिर ये क्या करता है? इसके साथ ही नालंदा और विक्रमशिला को भी ध्वंस करता है। कौन? तो बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। और विक्रमशिला का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था, जो कि पाल वंश के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। 1203 से 4 एडी में बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल पर चढ़ाई की गई। ठीक है, वो बंगाल पे अटैक करते हैं। अब तो क्या होता है ना कि जैसे ही वहाँ का शासक सुनता है ना, वहाँ पे उस टाइम पे सेन वंश शासन कर रहे होते हैं बंगाल में। तो जैसे ही सेन वंश का जो शासक था लक्ष्मण सेन, उसने सुना कि बख्तियार खिलजी आ रहा है, बस वो डर से भाग गया। तो फिर कैसे करके उसको मीडिएटर के थ्रू उसको बुलवाया गया वापस से। ठीक है, समझौता हुआ। फिर बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बंगाल पर अधिकार करके लखनौती को अपना राजधानी बनाया। और इसकी हत्या, इसी का एक अधिकारी रहता है बख्तियार खिलजी का, जिसका नाम रहता है अली मर्दान, उसके द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है। और इनके शव को बिहार शरीफ में, जहाँ पे इसने सर्वप्रथम अटैक किया था, बिहार शरीफ में जो इमादपुर है वहाँ पे इसको दफना दिया जाता है। इसका उपनाम क्या है? तो इसको गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो बख्तियार खिलजी को। तो बख्तियार खिलजी के बारे में हमने पॉइंट्स को देखा। अब देखो 1225 एडी, ये इसलिए महत्वपूर्ण है इतिहास में क्योंकि इल्तुतमिश मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश था, जिसने बिहार बंगाल पर आक्रमण किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला हालांकि इल्तुतमिश पहला सुल्तान था, बट क्या होता है ना, इसके जो उत्तराधिकारी आते आगामी, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, तो बंगाल वापस से स्वतंत्र हो गया। तो बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। और इसने क्या किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे अपॉइंट किया था? तो मलिक जानी को। किसको अपॉइंट किया था? तो मलिक जानी को किया था। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है। बलवन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन आ गया था। अब आप सोचोगे कि बलवन के शासन काल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन आ गया था, तो इसके कोई प्रमाण होने चाहिए ना, हम कैसे बिलीव कर लेंगे? तो इसके प्रमाण हैं।
इसका वर्णन जो है गया के राजा वनराज थे उनकी गया प्रशस्ति में किया गया है। जब गया प्रशस्ति को पढ़ा गया तो पता चला कि अच्छा, बलबन के टाइम पे गया जो था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। लखनौती का शासक जो था तुगरिल खां, उसने बलबन की अधीनता जो है वो क्या कर लिया, तो स्वीकार कर लिया। तो ये वाला पॉइंट भी देखा और क्लियर कर लिया। अब देखिए 1324 से 25 एडी, ये बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। हालांकि ऊपर का भी वीवीआई है, बट ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान हुआ था इस टाइम पे 1324 से 25 ईस्वी में। और इनके द्वारा जो कर्नाट वंश जो मिथिला तिरहुत के क्षेत्र में विकसित हुआ था, उस टाइम वहाँ के शासक थे हरि सिंह, ठीक है। इसको पराजित कर लिया किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हरि सिंह को पराजित किया और कर्नाट वंश का समापन हो गया इस तरीके से। फिर बिहार का विलय जो था वो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को पराजित किया गया, बट गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया। बिहार का विलय जो था वो दिल्ली सल्तनत के किसने किया, दिल्ली सल्तनत में, तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसी के काल में, मतलब किसके काल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार की जो राजधानी बनी वो क्या बनी, तो बिहार शरीफ बनी। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम चेंज करके क्या रख दिया, तो तुगलकपुर रख दिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रखा था, तो आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, अब 1359 से 60 ईस्वी, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि फिरोज शाह का बिहार अभियान, फिरोज शाह कौन है पता ना आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी। इनको दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, किसको, तो फिरोज शाह तुगलक को। इनका बिहार आक्रमण अभियान होता है और इन्होंने तिरहुत पर आधिपत्य स्थापित करके एक नए राजवंश की स्थापना की। किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने, और इस वंश को वैनवार वंश का नाम दिया। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं, ठीक है, कि वैनवार वंश के संस्थापक बिहार में कौन थे, तो फिरोज शाह तुगलक थे। इन्होंने तिरहुत पर आधिपत्य स्थापित करके वैनवार वंश की नींव डाली थी। पटना और गया के क्षेत्रों से भी फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बलबन के समय गया जो था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था, ठीक है। और अभी हम फिर से वापस से पढ़ रहे हैं कि पटना और गया के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि अच्छा ये ना फिरोज शाह तुगलक पटना और गया भी गया होगा। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों में ना फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, दान भी दिया था, जिसके उल्लेख जो है वो देखने को मिलते हैं जैन अभिलेखों से। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज की रचना है तबकाते नासरी। यहाँ से एक प्रश्न तो यही बन गया कि तबकाते नासरी की रचयिता कौन है, तो मिन्हाज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया ना, 13वीं शताब्दी के मध्य में बताया, बिहार नाम का उल्लेख बताया। मतलब किस मध्यकालीन ग्रंथ से या रचना से पता चलता है बिहार के बारे में, तो वो पता चलता है तबकाते नासरी, जो कि मिन्हाज के द्वारा लिखा गया है। 1504 ईस्वी में क्या होता है ना, सिकंदर लोदी का बिहार अभियान होता है। किसका, तो सिकंदर लोदी, यही वही सिकंदर लोदी है जो लोदी वंश का प्रतापी शासक था और जिसके द्वारा आगरा शहर की नींव रखी गई थी, ठीक है। 1495 से 96 एडी में सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। तो दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा। इब्राहिम लोदी कौन था, तो इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक। इब्राहिम लोदी की जब मृत्यु हो जाती है तो दरिया खां नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की। वही दरिया खां नुहानी जिसको सिकंदर लोदी ने अपॉइंट किया था बिहार में। तो जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है तो दरिया खां का जो पुत्र होता है बहार खां नुहानी, उसने क्या किया, एक स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी।
अफगान शासक महमूद लोदी जो था वो बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया, मतलब भागते भागते बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बट बाबर यहाँ पर भी आके क्या करता है, 1529 में घाघरा का युद्ध करता है। पढ़ते हो ना कि घाघरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो बाबर और अफगानों के बीच। तो अब स्टोरी पता चल रहा है ना कि वो भाग के यहाँ गए थे, तो फिर इन्होंने क्या किया, घाघरा का युद्ध किया था और अफगानों को पराजित कर दिया। 1529 एडी में क्या हुआ कि बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय किया गया। मतलब नुहानियों पर विजय किसके द्वारा किया गया था, तो बाबर के द्वारा। और बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। तो बाबर खां ने नुहानियों को पराजित करके बिहार का प्रशासक किसको नियुक्त किया था, तो जलाल खां को। 1532 ईस्वी में क्या होता है ना कि हुमायूं का नुहानियों पर विजय हो जाता है। अब हुमायूं भी नुहानियों पे विजय कर लेता है। तो बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत तब हुआ जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरा सराय में अफगानों को पराजित किया। मतलब एक होता है ना कि अंतिम रूप से किसी का अंत करना, ठीक है, तो वो तब हुआ था जब दोहरा सराय में अफगानों को पराजित किया ना हुमायूं ने, तब जाके वो समापन हुआ। 1534 को आप देखोगे, ठीक है, तो सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में ना शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित किया और पूर्वी भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। तो 1534 में क्या होता है, सूरजगढ़ की लड़ाई होती है जिसमें शेरशाह जो है अपने वर्चस्व को स्थापित करता है। किस प्रांत पे, तो बंगाल प्रांत पे, मतलब पूर्वी भारत में। 1537 से 38 में शेर खान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। कब शेर खान ने बंगाल पर अधिकार किया था, तो 1537 से 38 में। अब 1539 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। ऊपर का थोड़ा भूल भी जाओ, थोड़ा देर मैंने पढ़ाया, वो अगर स्किप भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 1539 वाला जो डेट है उसको स्किप नहीं करना है। तो 1539 में क्या हुआ ना कि चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा कहाँ पे, हमारा बक्सर वाला जो एरिया है, कर्मनाशा नदी, तो वहाँ पे चौसा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो इसमें ना हुमायूं पराजित हो जाता है और शेरशाह विजयी हो जाता है। तो इस युद्ध के बाद क्या होता है ना, अब खुद को अप्रिशिएट करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है, और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था और सिक्का भी चलवाया। किसने, तो शेरशाह सूरी ने। लेकिन हुमायूं के जीवन से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए लिटरली हिस्ट्री ना टोटल सीखने का है, ठीक है। आप शेरशाह के जीवन से भी सीख सकते हो कि इतने एज का होने के बावजूद भी इसके अंदर इतना पोटेंशियल था, ठीक है, कि ये जो था जो भी युद्ध करता था वो उसमें इसकी जीत ही होती थी। मतलब इसका स्ट्रैटेजी प्लान बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो ऐसे उम्र वगैरह जो होता है वो डजेंट मैटर, एज एक जस्ट नंबर होता है, ठीक है। आप मेहनत किसी भी टाइम कर सकते हो। और हुमायूं से आपको ये सीखने को मिलता है कि कितनी बार पराजित हुआ था। ये चाहता तो गिव अप कर देता, लेकिन इसने वापस से ये चौसा के युद्ध में पराजित हुआ, ठीक है, कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर दिल्ली इसके हाथ से चला गया। तो ये मानती हो कि कुछ टाइम के लिए इसने विराम ले लिया, बट ये वापस से कम बैक किया और फिर 1555 में इसने क्या किया, सरहिंद की लड़ाई लड़के विजय प्राप्त किया। किस पे, दिल्ली पे, और दिल्ली को अपने हाथ में ले लिया। तो आप ना ऐसे शासकों से बहुत कुछ सीख सकते हो, ये सब अपने आप में एक मोटिवेशन है। 1540 में क्या होता है ना कि आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक होता है। किसका राज्याभिषेक आगरा में होता है, तो 1540 में शेरशाह ने अपना राज्याभिषेक करवाया और 1541 में इसने पटना को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। शेरशाह ने मारवाड़ युद्ध के दौरान कहा था, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है इनका, शेरशाह सूरी का। क्या स्टेटमेंट है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। ये राजपूतों के शौर्य से इतने प्रभावित होते हैं, क्षत्रियों के शौर्य से, कि इनसे ये स्टेटमेंट निकलता है, इनसे, शेरशाह सूरी से, कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या किया, पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। अगर मैं इसके चक्कर में नहीं रहता, मारवाड़ के चक्कर में, तो कुछ परिस्थितियां कुछ और होती। कन्नौज का युद्ध मैंने बताया कि शेरशाह जीत जाता है। 1500 कब होता है, 40 में। इसको बिलग्राम का भी युद्ध बोलते हैं। और इसके बाद वो दिल्ली में सूरवंश की नींव डालता है। इस तरीके से दिल्ली में दूसरे अफगान वंश की नींव पड़ती है।
1545 ईस्वी में क्या होता है, शेरशाह कालिंजर पर अपना अंतिम अभियान करता है और यहीं पर तोप के फट जाने से उसकी क्या होती है, तो मृत्यु हो जाती है। और जब शेरशाह कालिंजर पर अटैक करता है तो उस टाइम कालिंजर के शासक कौन होते हैं, तो कीरत सिंह होते हैं। अब तारीखी दाऊदी, ये ना इसकी रचयिता है अब्दुल्लाह जो है वो तारीखी दाऊदी की रचयिता है। इसमें क्या है ना, इसमें बताया गया है कि शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और इस नगर को 1541 में पुनः बिहार की राजधानी घोषित की। तो पटना को 1541 में किसके द्वारा बसाया गया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ये क्यों करवाया था, अब देखो ऐसे तो कोई किसी चीज का निर्माण नहीं करवा देता है, आप भी कोई चीज करते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होता है ना। तो उसी तरीके से जब शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ का किला बनवाया तो उसने इसलिए बनवाया था ना, ताकि जो उत्तर पश्चिमी प्रांत से मुगलों का जो आक्रमण हो उसको सक्रिय रूप से रोका जा सके। मुगलों के आक्रमण को सक्रिय रूप से रोकने के लिए शेरशाह सूरी ने उत्तर पश्चिम के साइड, इट मीन्स रोहतास के साइड क्या किया था, रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। 1545 ईस्वी में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ पॉइंट ये सुनने की जरूरत है अच्छे से कि सासाराम ने अपने मकबरे का निर्माण शुरू करवाया था बट इसको ना ये अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसको पूरा किसने करवाया था, तो इसके बेटे इस्लाम शाह ने इसको क्या किया था, तो पूरा करवाया था। और क्या बोलते हैं, इसने अपने जीवन काल में ही सासाराम में मकबरे का निर्माण स्टार्ट करवाया और ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है, तो सासाराम में है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का प्रथम, मतलब उस पे आधारित मकबरा है। इसको स्टार्ट करवाया था शेरशाह ने, इसको पूरा करवाया इस्लाम शाह ने। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आकार कैसा है, तो अष्टकोणीय है, किस पत्थर से निर्मित है, तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। अब इन्होंने जब्ती प्रणाली किसने चलवाया, तो शेरशाह सूरी ने चलवाया था। इसमें क्या था ना कि भूमि की पैमाइश करके तब वो टैक्स का निर्धारण करते थे कि टैक्स इतना देना है। अब देखो ये आपको ना जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़िएगा या फिर हिस्ट्री को ज़्यादा इलेबोरेट करके पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार मेंस में ऑप्शनल में ही कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थे उससे शेरशाह कितने प्रभावित थे। अब आप देखो यहाँ पे वो लोग है भले ही एंटी पार्टी के हैं बट उन्होंने ना अपने एंटी पार्टी से भी सीखा, जो अच्छी चीज़ था उसको क्या किया तो ग्रैस्प किया। तो डजेंट मैटर कि आपका एंटी कौन, अगर आपको कहीं से अच्छा सीखने को मिल रहा तो सीख लो ना, थोड़ी आपको बोला जा रहा है कि नहीं आप उसके साथ ही रहिए, मत रहिए, उसको अपना आइडियल मत मानिए। बट अगर कुछ अच्छा मिल रहा है सीखने को जिससे आप अपना भला कर सकते हो, अपने आप में रिफॉर्म ला सकते हो तो सीख लेना चाहिए। 1576 एडी क्या है, तो अकबर का बिहार विजय होता है, ठीक है। अकबर ने बिहार विजय कब किया था, तो 1576 ईस्वी में, ठीक है। अब 1574 में इसने बिहार पर आक्रमण किया। उस टाइम पे शासक कौन था, तो दाऊद खां था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बिहार पर अकबर के द्वारा 1574 में अटैक किया गया था तो उस टाइम पे यहाँ का शासक कौन था, तो दाऊद खां था। और 1576 में अकबर ने फाइनली क्या कर लिया, तो अकबर ने बिहार पे विजय प्राप्त कर ली। 1580 में अकबर ने बिहार प्रांत को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो किस वर्ष अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, तो 1580 में। और अकबर के द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। तो अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर बनाया था, तो मुनीम खां को। और अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। तो बिहार का प्रांतपति किसको बनाया गया, अकबर ने किसको बनाया था, तो मानसिंह को। और इसके समय मतलब अकबर के टाइम पे ही बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो रोहतास थी। थोड़ी देर पहले आपने देखा था दिल्ली सल्तनत में कि तुगलकों के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो बिहार शरीफ थी।
1621 में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। अब जहांगीर जी आते हैं तो वो राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाते हैं और इन्हीं के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। तो किनके टाइम पर छोटा नागपुर पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो जहांगीर के टाइम पे। और इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। तो मुगलों को हीरा और सोना कहाँ से प्राप्त होता था? तो छोटा नागपुर पठार से। और ये किसके टाइम पे इन्होंने मतलब अपने अधीन कर लिया था? तो जहांगीर के टाइम पे। 1702 ईस्वी औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। तो अजीम को बिहार का प्रांतपति कब नियुक्त किया गया था? तो 1702 में। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। और इसने पटना का नाम चेंज करके अपने नाम पे रख लिया, अजीमाबाद कर लिया। तो हमारे पटना का नाम क्या रहा है? एक अजीमाबाद भी रहा है। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वो पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक कहाँ होता है? तो बिहार में होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। तो पूछा जाए कि औपचारिक रूप से बिहार में पहला मुगल शासक कौन बना जिसने अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो फर्रुखसियर था। कब? तो 1713 में। बट 1761 एडी में शाह आलम सेकंड था, उसने विधिवत तरीके से अपना राज्याभिषेक पटना में करवाया। तो औपचारिक तौर से फर्रुखसियर और विधिवत रूप से राज्याभिषेक शाह आलम द्वितीय ने करवाया था। 1740 में गिरिया के युद्ध में, गिरिया का युद्ध होता है अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच, ठीक है। और इसमें अलीवर्दी खां जीत जाता है और बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। तो गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बाद, जिसमें विजयी कौन होता है? तो बंगाल का नवाब होता है, ठीक है। तो ये थे आपके मॉडर्न मेडाइवल हिस्ट्री के कुछ बिहार स्पेशल के कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुछ फैक्ट्स। अब हम नेक्स्ट जो सेशन में आएंगे उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, फिर आपका बिहार वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग को सेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय।